मैं यही पूछना चाहता था आपसे कि जब एक निजी शिक्षण संस्थान में बच्चा पढ़ रहा है और वो 12th तक पढ़ता है तो उसको यूनिफॉर्म के अंदर बांध दिया जाता है, टाई से लगाकर जूते तक। तो जब वो 12th के बाद कॉलेज में जाता है तो उसकी यूनिफॉर्म वहाँ क्यों नहीं होती है? वहाँ क्या डिसिप्लिन नहीं होता है? नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। आज का कुछ खास विषय लेकर हम हाजिर हैं। अभिभावकों की कुछ समस्याएं होती हैं बच्चों के प्रति, और आप देख सकते हैं इस वक्त सारे विद्यालय खुल चुके हैं और नए एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन अभिभावकों के साथ कुछ समस्याएं होती हैं उनके बच्चों को लेकर। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अच्छा विद्यालय चुनने का उनके सामने एक प्रश्न होता है, और क्या उनको उस विद्यालय में सुविधा मिलनी चाहिए, और बच्चे अगर निजी शिक्षण संस्थान में अगर भेजना चाहते हैं तो उन्हें किस तरह की सुविधाएँ, क्या क्या इसमें बिंदु हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज का विषय हमारा यह रहेगा। इस विषय को लेकर हम केयर विद्यालय से जुड़ेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक विद्यालय में, एक निजी शिक्षण संस्थान में बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, आपको बता दें कि एक बच्चे को विद्यालय में हम जैसे ही रखते हैं तो उसको एक संस्कार के लिए हम उसको रखते हैं, वो वहाँ पर जाकर कुछ संस्कार सीखे और आने वाले उसके भविष्य के लिए कुछ चीज़ें ऐसी सीखे जो उसके जीवन में काम आए। तो हम जुड़ेंगे केयर विद्यालय के डायरेक्टर प्रसून कंसारा से। तो आइए करते हैं एक मुलाकात। सर, आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज़ पर स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि सर इस वक्त विद्यालय ओपन होने शुरू हो चुके हैं और अभिभावक अपने बच्चों को एक अच्छा शिक्षा दिलाने के लिए एक अच्छा शिक्षण संस्थान ढूंढने का प्रयास करते हैं, और उनकी कुछ अपेक्षाएं, आशाएं भी होती हैं कि उनके बच्चों को एक अच्छा शिक्षा का स्तर मिले। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ सवाल हैं, जैसा कि अभिभावक चाहते हैं कि वो इस विषय पर चर्चा करें और जानना चाहते हैं कि जैसा कि हम देखते हैं एक छोटा बच्चा होता है जिसको हम विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहें, तो उसके एक जो प्रवेश दिलवाने की जो एक उम्र होती है वो क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और जैसा कि आपका सवाल है कि बच्चे की सही उम्र क्या है स्कूल में दाखिला कराने की, तो ये बेसिकली डिसाइड करते हैं पेरेंट्स। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आजकल के पेरेंट्स चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चा स्कूल में चला जाए ताकि हम लोग 2-2.5 घंटा 3 घंटा फ्री हो जाए। तो ये एक बहुत ही इस सोच को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट इस सोच के चक्कर में पेरेंट्स क्या है कि 2.5 साल 2 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल में रख देते हैं ताकि वो 4 घंटा 3 घंटा रोज़ दिन में फ्री हो जाए पेरेंट्स। क्योंकि हाँ, एक बात ये भी है कि आज के टाइम पे जो मदर होती है ना, वो सबसे ज़्यादा कारगर होती है, सबसे ज़्यादा काम करने वाली होती है, जो सुबह 5 बजे उठ करके 7 बजे बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज देती है। क्योंकि स्कूल का टाइमिंग 7 बजे का है। बदस्पर अगर स्कूल का टाइमिंग 10 बजे का हो या 9 बजे का हो तो ये सारा काम थोड़ा सा इजी हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में ये बहुत बड़ा इशू रहता है टाइमिंग को लेकर के कि टाइमिंग जल्दी का रहता है मॉर्निंग में, और वो बहाना देते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने का रीज़न बड़ों का समझ में आता है, लेकिन जो छोटे बच्चे 2-2.5 साल 3 साल के बच्चे, उनका सुबह जल्दी उठने का क्या रीज़न है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और सही उम्र जो है वो 3 साल की है बच्चों का स्कूल में एंट्री कराने की, लेकिन 2.5 साल से बच्चे स्कूल में आने लगते हैं एज एन प्ले ग्रुप। और बस ये है सर। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि बच्चे की एक सही उम्र होती है 2.5 से 3 साल के बीच। बिल्कुल इस बात से हम भी सहमत हैं कि 2.5 से 3 साल के बीच अगर बच्चा स्कूल में प्रवेश लेना शुरू करे तो एक बैठना उठना और उसका जो तरीका है वो सीखेगा। इसके साथ ही हमारे पास एक दूसरा सवाल है सर। जैसा कि हम देखते हैं, आए दिन देखते हैं निजी शिक्षण संस्थान में एक प्रथा चल पड़ी है। जैसा कि हम देखते हैं LKG है, UKG है, HKG, पता नहीं कौन कौन सी KG है, लगभग 5 साल उसमें गुजर जाते हैं। तो हमारे जो अभिभावक हैं, ये उनके सामने एक क्वेश्चन है कि जो 5 साल तक वो एक बच्चा एक ही चीज़ को रिपीट करता हुआ चलता है, तो इसमें कोई निजी शिक्षण संस्थान जैसा कि आप भी संचालन करते हैं, तो उसमें कोई ऐसा आपने सोचा है, कोई प्लानिंग बनाया है जिसमें कि बच्चा अगर कोई मान लीजिए कोई जैसे कि LKG, UKG, HKG जो भी है, लेकिन उसमें वो बच्चा अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको शीघ्र उसमें जंप करवा के 1-2 साल में भी उसको क्लियर करवा सकते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था है, या फिर उसको 5 साल तक उस दौर में गुजरना पड़ेगा?
हाँ, एक अच्छा उदाहरण दूंगा मैं आपको इस सवाल के लिए पहले कि सरकार बहुत सारी सुविधा उपलब्ध कराती है लोगों को, बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिनको उसका नॉलेज नहीं होता तो वो स्कीम का लाभ नहीं ले पाते, बाकी जिनको नॉलेज होता है वो लोग उनका लाभ ले लेते हैं। उसी तरह सर नर्सरी LKG UKG में क्या होता है कि सरकार ने कभी बाधित नहीं किया है कि आपको 1 साल में पूरी नर्सरी पढ़ना, 1 साल तक नर्सरी पढ़ना कंपलसरी है। जिन बच्चों का लेवल आगे बढ़ता जा रहा है उनको आप मिड सेशन में आगे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि नर्सरी का जो कोर्स होता है वो मात्र 3 से 5 महीने का होता है। उसके बाद वो कोर्स ख़त्म हो जाता है, ज़बरदस्ती बच्चों को उसी क्लास में बिठाया जाता है ताकि साल भर की फ़ीस ली जाए। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये प्रथा चलती आ रही बहुत सालों से, लेकिन हमने ट्राई किया है कि हम लोग उसको थोड़ा चेंज करें। हम लोग स्कूल में नर्सरी LKG UKG ना बोल करके हम लोग उनको लेवल के अकॉर्डिंग बात करते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ताकि बच्चा जैसे लेवल 1 क्लियर करे तुरंत लेवल 2 में शिफ्ट हो सके, लेवल 2 क्लियर करे लेवल 3 में शिफ्ट हो सके, ताकि जो 3 साल का जो पढ़ाई का जो ये सिलसिला चलता है वो 1 या 1.5 साल में 2 साल में ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से, और वो बच्चा 2 साल बाद फर्स्ट क्लास में एंट्री कर लेता है। तो जिन बच्चों का एज ज़्यादा होता है और वो लेट स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे कोरोना में हुआ है, तो उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है। और यही हमारी जो स्ट्रेटेजी है स्कूल की, उसमें सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जी। जैसा कि ये विषय जो आपने बताया कि जो 5 साल तक बच्चा LKG UKG HKG, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है सर मेरे दिमाग में कि कुछ निजी शिक्षण संस्थान में पेरेंट्स जो है एडमिशन दिलाते हैं तो कुछ अपेक्षाएं तो रखते ही हैं, इसके बावजूद कई बार कोई बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर है तो वो फेल हो जाता है, और ये फेल हो जाता है अगर तो उसके माता पिता के साथ तो बहुत ही बड़ा दुख होता ही है, उस बच्चे के साथ भी दुख होता है। उसके अलावा पूरे साल उसने जो फीस भरी है, एक पेरेंट्स किस तरह से कमाता है हम भी इस बात से वाकिफ़ हैं, तो उस दौरान दोबारा उसको उसी क्लास में वापस एडमिशन दिलाया जाता है और फिर से उसको फीस वसूली जाती है, ये कहाँ तक उचित है? सर जब मैं छोटा था, जब मैं 8वीं क्लास था, और 8वीं क्लास हमारी बोर्ड होती थी उस टाइम पे, मैं RBSC 8वीं में पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरा हाफ ईयरली एग्ज़ाम था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम क्लियर हुआ, मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे। मेरे पापा को स्कूल में बुलाया गया पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दिन, और उस दिन सारे मेरे सब्जेक्ट टीचर ने मिल करके मेरे पापा के सामने मेरी बहुत बुराई करी कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल ढीठ है, आपका बच्चे को ट्यूशन कराओ, स्कूल में पढ़ाई नहीं करता है, घर पे पढ़ाई नहीं करता है, इसको ट्यूशन कराओ। और वहाँ मेरे पापा का पहला क्वेश्चन था कि मैंने स्कूल में 25,000 रुपये फ़ीस भरी है, वो क्या इसको ट्यूशन कराने के लिए भरी है? और वहाँ से मेरी जिज्ञासा जागी कि अगर स्कूल में फ़ीस भरी जा रही है तो उनको ट्यूशन की ज़रूरत क्या है बच्चों को, और स्टाफ खुद ही बोल रहा है कि बच्चों को ट्यूशन कराओ। ये कभी मुझे लॉजिकल नहीं लगा कभी भी। नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है, मैं ये जानना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका असली जिम्मेदार तो मैं अभिभावक को मानूंगा, क्योंकि वो अपनी समझ से काम नहीं करते कभी भी। वो जो उनको सिखाया गया है, जो उनको पेनिट्रेट किया गया है स्टार्ट से, वो हमेशा वो उसी लहजे में और उसी वे में, उसी रास्ते पे चलते हुए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बदलाव की ज़रूरत थी। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि बच्चा अगर फेल होता है तो क्या किया जाए। हमने इसका तरीका ये निकाला है कि अगर कोई बच्चा फेल होता है तो वो 50% आप मान के चलें स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो बच्चा फेल कैसे हुआ है। पेरेंट्स ने भरोसा करके आपकी स्कूल में रखा कि हमारे बच्चे को पढ़ाया जाएगा, और वहाँ बच्चा अगर फेल हो जाता है तो वो 50% 60% जो जिम्मेदारी होती है वो स्कूल की होती है। तो हमने इसका ये एक कंपनसेशन बोल सकते हो आप, बाकी इसका ये बहुत दुख की बात है अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उनका 1 साल बिगड़ता है, तो उसको हम लोग रिपीट कराते हैं बिना किसी फीस के, कि वो कहीं ना कहीं हमारी गलती रही, हमारी तरफ से कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, तो वो उस बच्चे को हम लोग फ्री में बिना फीस के उसको हम लोग उसी लास्ट ईयर की फीस के अंदर उसको रिपीट कराते हैं, ताकि कहीं ना कहीं कम से कम उनका फाइनेंशियल बेनिफिट तो उनको मिले फेल होने का, ये चीज़। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि अगर फेल हो जाता है किसी कारणवश तो उसको आप फ्री में 1 साल दोबारा बिठाकर उसको फिर से ट्राई करेंगे। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक क्वेश्चन अभिभावकों का और होता है कि जैसा कि हम देखते हैं आए दिन बच्चों का जो यूनिफॉर्म होता है, स्कूल ड्रेस, और स्कूल ड्रेस पर काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी खर्चा बैठता है, और जैसे सोमवार से बुधवार, मंगलवार या बुधवार तक कुछ होता है, इसके बाद एक वाइट ड्रेस होता है, इसके अलावा 2 ड्रेस होते हैं उसमें, तो और वो भी एक 3 हो गए, जैसा कि भी आपने बताया 3 हो गए, तो और वो भी एक पर्टिकुलर कोई उसका फिक्स एक दुकान होती है, वहीं से आपको ख़रीदना होता है। ऐसा क्यों? और वो भी बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि हम खुद अगर ख़रीद के उसको सिलवाते हैं तो थोड़ा सा चार्ज कम लगेगा, लेकिन एक दुकान पर फिक्स है तो ज़्यादा लगता है। कहीं ना कहीं अभिभावकों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखा जाए तो सर ये बहुत अच्छा बिजनेस है और यूनिफॉर्म एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप पेरेंट्स को नहीं बोल सकते हो कि ये ज़रूरी नहीं है, इसको कंपलसरी पेरेंट्स पूछते ही नहीं कि ये कंपलसरी है कि नहीं है स्कूल के अंदर। क्यों? क्योंकि सालों से चलता हुआ आ रहा है, अंग्रेज़ों के ज़माने से जो स्कूल सिस्टम चलता हुआ आ रहा है वहीं से ये कंटिन्यू। और मैं इसका जिम्मेदार किसी स्कूल को नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको। उसका रीज़न ये है कि जब अंग्रेज़ भारत में आए थे कब्ज़ा करने के लिए, उन्होंने देखा यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इनको तोड़ा कैसे जाए। उन्होंने खोली स्कूल्स, उन्होंने रूल बनाया कि जो जो इन स्कूल से पढ़कर निकलेगा उन्हीं को नौकरी मिलेगी। तो यहाँ के जो भोले लोग थे उन्होंने वही किया जो अंग्रेज़ों ने कहा, उन्होंने स्कूल में डाला। स्कूल में अब उनको स्लेव्स कैसे बनाना है, उनको नौकर कैसे बनाना है। तो यहीं से स्टार्ट हुआ यूनिफॉर्म कि एक जैसा कपड़ा पहनो, एक जैसा कपड़ा पहनोगे स्लेव्स लगेंगे, स्लेव्स की तरह बिहेव करेंगे और आगे जा कर के नौकरी करेंगे। तो इसी रीज़न से ये चलता हुआ आ रहा है। मैं इसके लिए किसी प्राइवेट स्कूल को दोष नहीं दूंगा, ये जो चलता आ रहा है उसको चेंज नहीं किया गया, बस बात ये है। तो यहाँ पे हमने वो चेंजेस लाए और स्कूल जो है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी स्कूल में क्या क्या होना चाहिए, राइट। तो इसलिए हमने स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म नहीं हटा दिया है, क्योंकि उस टाई और बेल्ट और शूज़ और सॉक्स का कोई लेना देना नहीं पढ़ाई से। अगर कोई बच्चा यूनिफॉर्म पहन के नहीं आएगा तो क्या वो पढ़ाई नहीं करेगा? वो बिल्कुल पढ़ाई करेगा। ये आपके ऊपर है कि आप उसको पढ़ाते हो नहीं पढ़ाते हो। तो हमने स्कूल से ये टाई बेल्ट शूज़ हटा रखे हैं। और आप मानेंगे नहीं सर, मैंने बड़े बड़े स्कूल जो रनअप करते हैं उन्हें बड़े बड़े शिक्षा अधिकारियों से बात करी, उनसे सवाल पूछा कि स्कूल में टाई बेल्ट की कंपल्सेशन क्यों है, इतना कंपलसरी क्यों है टाई बेल्ट। तो उनका एक ही जवाब होता है कि डिसिप्लिन दिखता है इससे, बच्चा एक डिसिप्लिन में दिखता है, राइट। तो ये डिसिप्लिन सर 12th के बाद कहाँ जाता है? बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाहता था आपसे कि जब एक निजी शिक्षण संस्थान में बच्चा पढ़ रहा है और वो 12th तक पढ़ता है तो उसको यूनिफॉर्म के अंदर बांध दिया जाता है, टाई से लगाकर जूते तक। तो जब वो 12th के बाद कॉलेज में जाता है तो उसकी यूनिफॉर्म वहाँ क्यों नहीं होती है? वहाँ क्या डिसिप्लिन नहीं होता है? बिल्कुल सही है बताया आपने। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपसे और करना चाहूँगा, जैसा कि आप निजी शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर हैं। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनका समय सीमा जो 8 बजे स्टार्ट होती है और 2 बजे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जैसा कि हम देखा जाए तो बस लेने आती है उसको, जैसा समय 8 बजे है लेकिन बच्चे के घर बस पहुंचती है 9 बजे और वापस उसको छोड़ने आती है तो वो लगभग 2 बजे घर के द्वार पर आ जाती है। तो उसका समय कितना रहा, कितने समय में पढ़ाती है वो? बच्चा जो है अगर स्कूल में 4 घंटे बिता रहा है तो उसके बाद 1 घंटा कम से कम वो बस में ट्रैवल करता है, बिल्कुल, जो जो कि छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए हमारी जो हमारा जो तरीका है स्कूल चलाने का, उसमें हमने बाधित कर रखा है ये चीज़ सभी ब्रांचेस के अंदर कि विदिन 10 किलोमीटर्स ही आपको एडमिशन गेन करना है। 10 किलोमीटर के अक्रॉस आपको एडमिशन नहीं लेना है। बांसवाड़ा में जो हमारी हेड ब्रांच है वहाँ पे एक ब्रांच कॉलेज रोड पे है और एक ब्रांच खांदू कॉलोनी में बिल्कुल अंदर की तरफ, क्योंकि उन दोनों स्कूल के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस था और वहाँ से एडमिशन्स थे। हमने वहाँ स्कूल स्टार्ट कर दिया और दोनों स्कूल्स बहुत बढ़िया चल रहे हैं। तो वो टाइम पीरियड को कम करने के लिए हमने वो 10 किलोमीटर का रेंज बना रखा है स्कूल के लिए। और दूसरी बात ये सर कि टाइमिंग जो है वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बजे कर रहे हैं। एक मदर सुबह 5 बजे उठ करके रेडी होकर के बच्चों को 7 बजे उठा करके 8 बजे स्कूल भेज देती है। उनका टाइमिंग क्या, उनके बारे में कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता है। तो वहाँ हमने इस चीज़ का ध्यान रखा कि एक अगर टाइमिंग को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया जाए, 9 या 10 बजे कर दिया जाए और स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ ऐड करके उनको डे बोर्डिंग बना दिया जाए, तो इसमें क्या गलत है? तो हमने वो चीज़ एक्सेप्ट करी। हमने स्कूल का टाइमिंग बढ़ाया, 10 से 4 किया, जिसमें 10 से लेकर के 2-2:30 बजे तक बच्चों की पढ़ाई होती है और 2:30 से 4 एक्टिविटी टाइम होता है जहाँ पे बच्चों को अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जिसके लिए बच्चों को या पेरेंट्स को उन बच्चों को स्कूल के बाद कहीं कुछ और सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ स्कूल के अंदर ही अवेलेबल है। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया बात बताई। जैसा कि इसके अलावा कुछ सवाल और हैं सर। सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर हम बात करेंगे इस वक्त। जैसा कि निजी शिक्षण संस्थान हम देखते हैं, जो राजकीय विद्यालय हैं उनमें BA BEd टीचर होते हैं और इसके अलावा भी न जाने कौन कौन सी डिग्री वाले होते हैं। अब वो वहाँ का जो शिक्षा का स्तर होता है वो भी हमने देखा हुआ है और एक निजी शिक्षण संस्थान का भी जो शिक्षा का स्तर होता है वो भी हमने देखा है। तो इस वक्त हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो निजी शिक्षण संस्थान है उसमें आप क्या मानते हैं कि शिक्षा का स्तर, जो आपके टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं उनका क्या होना चाहिए और आप उसको किस तरह से देखते हैं, उसके बारे में बताएं।
सर ऐसी बात है, अगर मज़दूर से आप पूछेंगे कि उसने कहाँ तक पढ़ाई करी है और उसके बेसिस पर अगर आप उससे काम करवाएंगे तो ये उसकी जो स्किल है उसके ऊपर सवाल उठाता है, राइट? बिल्कुल। तो ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी भी काम करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर डिग्री की ज़रूरत हो सकता है वो डिग्री आपको ना मिल पाई हो, जैसे कि सरकारी नौकरी हर किसी की बस में नहीं है आज की डेट में, ठीक है? तो हम लोग टीचर्स की स्किल्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं, उनकी स्किल्स डेवलप करते हैं, उनकी स्किल्स देखते हैं कि आप उस बच्चों को किस तरह से डील करते हैं बच्चों के साथ में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बच्चों को स्टाफ को रिक्रूट करते हैं स्कूल के अंदर। डिग्री महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं स्किल्स उनसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो स्किल के बेसिस पे हम लोग टीचर्स को हायर करते हैं। मेनली हमारा पहला प्रायोरिटी स्किल्स होता है। बिल्कुल अच्छी बात बताई आपने। अगर बीए बीएड की डिग्री लेकर बैठा है और उसको उच्चारण भी सही तरीके से नहीं आ रहा है तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करने में कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। आपकी बात से हम सहमत हैं। सर, जैसा कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसके लिए आपका विद्यालय किस तरह से उसका प्रबंधन करेगा, इसके बारे में बताएं। अगर हमारे हिसाब से कोई भी बच्चा कमज़ोर या इंटेलिजेंट नहीं होता है, पेट से नहीं होके आता है, वो कहीं ना कहीं उनका माहौल उनको कमज़ोर या इंटेलिजेंट बनाता है, राइट? और इसीलिए हम लोग हर बच्चे को एक समान देखते हैं। और जो बच्चे जिनको ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत है, जिनको ज़्यादा किताबी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, उनके लिए हमारे स्कूल में एक्टिविटीज़ का एक अलग सेक्शन है, जिसके अंदर हम लोग हर एक टॉपिक के ऊपर एक प्रैक्टिकल बेस पे एक्टिविटी कराया जाता है, जो हमेशा ग्रुप्स के अंदर होती है जी। इसके थ्रू बच्चे ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं। और ना कि बच्चों को 10 बार पढ़ाया जाए, बल्कि उनको 10 बार अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाए ताकि कोई एक तरीके से समझ में आए बच्चों को। तो वो हमारा ध्यान रहता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं, अलग अलग तरीके से रिपीट करते हैं जी। ऐसा। इसके अलावा जैसा कि हर कोई अभिभावक अपने बच्चों को निजी शिक्षण संस्थान में प्रवेश दिलवाना चाहता है, तो आपके द्वारा विद्यालय में क्या एक्टिविटियाँ की जाती है जिससे बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिल सके, साथ ही एक अच्छा माहौल भी मिल सके, वो कुछ संस्कार भी सीख सके? ऐसा कोई आपके द्वारा कोई योजनाएं बनाई हुई है? सर देखिए, ऐसा है कि अगर कोई बच्चा मेरे स्कूल में एडमिशन लेकर के आ रहा है तो वो मेरी जिम्मेदारी है पूरी तरह से कि उसको मैं एक अच्छा लेवल का एजुकेशन दे पाऊँ, उसको पढ़ाई के साथ साथ बाकी 10 चीज़ें और प्रोवाइड कर पाऊँ, जिससे कि उसका मेंटल ग्रोथ, उसका IQ लेवल डेवलप हो सके, जो जिसके बारे में आजकल कोई भी नहीं सोचता है। बच्चे के अगर 100 में से 80 नंबर आ गए तो पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, पर अगर वो स्टेज के ऊपर अकेला खड़ा नहीं हो पा रहा है तो वो 80 नंबर का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। तो उसी के लिए हमने किया है कि जैसे कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट जगाना है पढ़ाई के लिए, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि उनका जो माहौल है वो बनाया जाए प्रॉपर्ली। और वो कैसे बनेगा? जहाँ वो बैठते हैं, जहाँ वो सीखते हैं, उस जगह को ऐसा डेवलप किया जाए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि आपको इस चेयर पे मैं बैठने दे रहा हूँ और मैं बोलूँगा कि 3 घंटा आपको यहीं बैठना है। ये चलो 3 घंटे छोड़िए, आपको 1-1.5 घंटा यहीं बैठना है, क्या आप बैठ पाएंगे 1 घंटा कंटिन्यू इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल बोर हो जाएंगे इसमें। मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर आप और मैं नहीं बैठ सकते तो 5 साल, 6 साल, 7 साल का बच्चा कंटिन्यूस 4-5 घंटे एक ही क्लास में, एक ही टेबल चेयर पे कैसे बैठता है और वो पढ़ाई कैसे करता है? और वो करता तो है, लेकिन वो डर की वजह से कि टीचर डांटेंगे या टीचर मारेंगे, ये डर होता है, उस वजह से वो बैठ जाते हैं, वो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ जाता नहीं है इस वजह से। तो यही हमने थोड़ा सा इसको चेंज ये किया है कि हम हर 45 मिनट्स में जब बच्चे की क्लास चेंज होती है तो उनका पूरा रूम चेंज कर देते हैं। तो स्कूल में कहीं भी कोई क्लासरूम्स नहीं है, ताकि बच्चे का क्लासरूम का जो डर होता है ना वो हट जाए। हर जगह लैब्स बना रखी हैं, हिंदी का लैब, इंग्लिश का लैब, मैथ्स का लैब, म्यूज़िक का लैब, साइंस का लैब। तो जैसे जैसे जो पीरियड लगता है उसके अकॉर्डिंग बच्चे क्लासेस में ट्रैवल करते हैं, जिससे कि उनका जो एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक होता है ना हर क्लास के बाद में, वो ख़त्म हो गया है। बच्चे क्लास टू क्लास ट्रैवल करते हैं, उनको अलग से ट्रैवल करने की या रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे वो हिंदी के पीरियड लगेगा उनको पता है कि हमको हिंदी की क्लास में जाना है, हिंदी का माहौल मिलता है पढ़ने का, हिंदी का टीचर मिलता है पढ़ने को, तो वो अपने आप इंटरेस्ट जगता है। और ये ऐसा नहीं है कि इस पर हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया हो, ये एक बहुत बेसिक सी बात है कि अगर आप किसी का माहौल चेंज कर दो तो उनका इंटरेस्ट अपने आप जगता है जी। तो इसी रीज़न से हम लोग ने क्लासेस हटा करके लैब्स बना रखी हैं, और पूरी स्कूल में लैब्स ही हैं, कहीं कोई क्लासरूम नहीं है। मतलब कि हर सब्जेक्ट के लिए आप बच्चे को अलग अलग क्लास? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद में एक सवाल और उठता है सर कि जैसा कि सरकार ने निजी शिक्षण संस्थान के लिए भी कुछ फीस को निर्धारित किया हुआ है, एग्जैक्टली। इसके बावजूद भी कुछ निजी शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जो मनमानी फीस वसूलते हैं। आपके विद्यालय में क्या है इसकी योजना? फ़ीस के लिए देखा जाए तो हर प्राइवेट स्कूल को आज़ादी है अपनी फ़ीस निर्धारित करने की, और वो पेरेंट्स कमेटी के थ्रू ही फीस निर्धारित होती है।
और जिन पेरेंट्स की एबिलिटी नहीं है इतना, जो पेरेंट्स गरीब है, जो गरीब परिवार के बच्चे, अगर उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है तो उसके लिए सरकार ने किया है, एक RTE का सिस्टम चलता है, राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को फ्री में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है। पर क्या इस स्कीम के अंदर सभी गरीब बच्चे पढ़ पाते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है सरकार से, कि जो बच्चा, जिनके पेरेंट्स यहाँ पर्टिकुलर एरिया में नए शिफ्ट हुए होते हैं, उनके पास उस एरिया का आधार कार्ड या उस एरिया का कुछ पेपर वगैरह नहीं होते, तो उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो वो बच्चे वंचित रह जाते हैं उस पर्टिकुलर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने से। तो इसके लिए हमने एक सिस्टम चलाया है जिसका नाम है सस्पेंडेड एजुकेशन, जिसके तहत हम लोग उन पर्टिकुलर अभिभावकों से संपर्क करते हैं जो सक्षम नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के, उनको हम बुलाते हैं स्कूल के अंदर, उनकी फ़ीस में हम 50 to 60% ऑफ कर देते हैं, जो भी हमारी फ़ीस है उससे, और जो बाकी की जो फ़ीस है 40% 50% वो हम लोग, हमारा जो अभिभावक की कमेटी है वो मिल करके उस बच्चे की फ़ीस निर्धारित करके वो बच्चे की फ़ीस सभी पेरेंट्स मिल करके भरते हैं। और वो भी पैसा कहाँ से आता है? हमारे विद्यालय में पेरेंट्स को पूरी तरह से पारदर्शिता दी जाती है कि आप कभी भी स्कूल में आ सकते हैं, और अगर आपके पास कोई ऐसा कोई टैलेंट है आपके पास जो आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप कभी भी अपॉइंटमेंट लेकर के आप स्कूल में आ सकते हैं, बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। वो आप जितनी क्लासेस लोगे ना, उस क्लासेस का पर्टिकुलर अर्निंग पॉइंट्स मिलता है, वो अर्निंग पॉइंट्स जाते हैं सस्पेंडेड एजुकेशन के अंदर। और इस तरह से जो बच्चा सक्षम नहीं है स्कूल में पढ़ने का, वो भी बिना RTE के हमारे स्कूल में पढ़ सकता है। तो इस सिस्टम के थ्रू हम लोग उन बच्चों को भी चांस देते हैं जिनका RTE में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने। हमारे जो भी सवाल थे उन सारे सवालों का आपने जवाब दिया। इसके अलावा और कुछ आप अभिभावकों से अपील या निवेदन करना चाहते हैं तो बताएं। जैसे कि मैं जब घर में बच्चा पैदा होता है तो लोग बोलते हैं कि इनका पहला बच्चा है और अभी बच्चा है, अभी छोटा है। उसी तरह पेरेंट्स भी न्यू बॉर्न होते हैं उस टाइम, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो पेरेंट्स भी पैदा होते हैं उस टाइम पे। हमारा मानना ये है कि अभिभावक भी पैदा होते हैं उस दिन, अभिभावक भी बनते हैं। तो जैसे ही हम लोग बच्चों की ट्रेनिंग के लिए बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बच्चों की ट्रेनिंग के लिए हम लोग अलग अलग टीचर्स लगते हैं, वैसे ही अभिभावकों को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हर पेरेंट्स को एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, किसी को होती है, किसी को नहीं होती है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हमारा एक व्हाट्सएप के ऊपर हमारा ग्रुप चलता है, पेरेंटिंग गाइडलाइन, ठीक है। तो उसके तहत हम लोग हमारे पेरेंट्स को, और हम लोग उसके अंदर इनवाइट करते हैं बाकी सभी को भी जो स्कूल के पेरेंट्स नहीं हैं, वो भी उनसे जुड़े हुए हैं, और उनको गाइडेंस मिलती है कि बच्चे को बड़ा कैसे करना है और खुद बड़ा कैसे होना है, ये चीज़। और दूसरा ये कि जैसे बच्चा 2-2.5 साल का होता है, आप उनको स्कूल में रख देते हैं, बच्चे पर आप उनको टाइम दें, आप उनको 6 महीना 8 महीना अपने पास रखें, अपने हिसाब से सिखाएं। क्योंकि आजकल एक दौर चला है नया, जो यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन हम लोग मैं जब बाहर था तो वहाँ मैंने देखा था कि अनस्कूलिंग, पेरेंट्स बच्चों को स्कूल से निकाल के अपनी खुद की स्कूल बना करके उनको पढ़ाते हैं, अपने हिसाब से बच्चों को डालते हैं। और हमारी टीम में जो एक मेरे जो पार्टनर है स्कूल में, जो बांसवाड़ा स्कूल चलाते हैं, उनकी खुद की बेटी अनस्कूलिंग करती है। वो आज तक कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उसको पूरी बेसिक मैथ्स, उसको पूरा बेसिक इंग्लिश, बेसिक हिंदी, हर चीज़ का नॉलेज है, क्योंकि उसे चूज़ करने का मौका दिया गया कि उसको करना क्या है। और हमारे स्कूल में हम लोग ट्राई करते हैं कि हर एक बच्चे को चूज़ करने का मौका मिले कि उसको करना क्या है आगे जीवन में। और भी बहुत सारी चीज़ें आप उसके लिए आपको एक बार स्कूल विज़िट करना पड़ेगा, और मैं इस बारे में आपसे डिटेल में बात कर सकता हूँ। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी बात आपने सभी तक पहुंचाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि हमारे अभिभावकों के कई सवाल थे जिनका आपने जवाब दिया, और काफ़ी हद तक अभिभावक अपने सवालों से संतुष्ट भी हैं, और इससे ज़्यादा और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप पुनर्वास कॉलोनी ए ब्लॉक श्वेतांबर जैन मंदिर के पास केयर विद्यालय हैं, जहाँ पर मिस्टर प्रसून कंसारा जो केयर विद्यालय के डायरेक्टर हैं, आप इनसे मुलाकात करके और भी जानकारी ले सकते हैं, और इस विषय में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन्हें संपर्क करें। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन राजकुमार डामोर के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।